सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट यानी राज्य। यहाँ मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूँ, जब मैं शब्द राज्य का इस्तेमाल करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, जिसमें अक्सर हमारे विद्यार्थी लोग कन्फ्यूज जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक नेशन स्टेट की, एक राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना की। क्या फ़र्क है हमारे राज्य में जो प्रोविंस है या राष्ट्र में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको समझना होगा कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट पूरा का पूरा घूमता ही राज्य की ओर है। राज्य जो है वो मुख्य धुरी है। अगर हम बात करते हैं चाहे कौटिल्य की, मनु की, चाहे हॉब्स की, चाहे लॉक की, चाहे रूसो की, सबकी धुरी में राज्य है। हर कोई, हर फिलोसोफर, हर स्कूल ऑफ थॉट बात करता है सिटीजन्स और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप की, स्टेट और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप की, स्टेट और इकोनॉमी के बीच के रिलेशनशिप की। ये दिखाता है कि स्टेट कहीं ना कहीं सेंटर आइडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। आप पॉलिटिकल साइंस और स्टेट को कहीं से भी कहीं अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सिस्टम ही स्टेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। स्टेट फिर आगे है क्या, उस पर बात करने की ज़रूरत होती है। जब हम बात करते हैं स्टेट की, स्टेट क्या है? क्या वो सरकार है? क्या वो एक ढांचा है? क्या एक ज़मीन का टुकड़ा है? एक विचार है? आखिरकार स्टेट है क्या? क्या स्टेट पहले भी था? क्या स्टेट की बिना भी सोसाइटी थी? जब इन तमाम बातों पे बात करते हैं तो यहाँ से ये चीज़ थ्योरी ऑफ स्टेट निकल कर आती है। स्टेट के बेसिक फीचर और उसकी जिम्मेवारियाँ नागरिकों के प्रति निकल कर आती हैं। तो मैं बात करूँ आखिरकार स्टेट है क्या, या स्टेट निकला कहाँ से? ह्यूमन बीइंग शुरू से इस दुनिया में रह रहा है, पिछले 10,000 साल से। हम कह सकते हैं मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की शुरुआत होती है, जो हम आज का मानव है। राज्य की शुरुआत आखिरकार कैसे होती है, तो इसको लेकर अलग अलग विचारधारा है, बट एक लार्जली विचारधारा जिसको लॉक्स ने, हॉब्स ने, भारत में भी कौटिल्य ने कहीं ना कहीं इसको एक कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की है। राज्य दो तरह से बने, एक डिवाइन राइट ऑफ किंग के कॉन्सेप्ट से, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी से। अब आखिरकार पर राज्य बना क्यों? अक्सर में, अब मैं इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ लॉक का, हॉब्स का। हॉब्स कहता है राज्य बनने से पहले क्या था। आदर्शवादी कहता है कि व्यक्ति हमेशा से बाय नेचर एक दूसरे की मदद करने वाला है। ये तो हालात होते हैं जो हमें बुरा बना देते हैं, और अगर मौका मिले तो हम वापस एक दूसरे की मदद करने वाले हो सकते हैं। लेकिन यहां समझना होगा हमको, फर्क है। हॉब्स ये कहता है, इवन कौटिल्य ये कहता है, हमारा मत्स्य न्याय सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति ताकत के लिए भूखा है। व्यक्ति अपनी ताकत को मैक्सिमाइज करना चाहता है, उसे बढ़ाना चाहता है, और जब वो अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो ताकत हमेशा बढ़ती है दूसरे को दबाकर, दूसरे के प्रति हिंसा करके, दूसरों के अधिकारों का हनन कर, या दूसरे की संपत्ति या क्षेत्राधिकार पर अपना काबू जमा के। अब उससे क्या होगा? अब यहां पे बात आती है स्टेट ऑफ नेचर की। ये कॉन्सेप्ट हॉब्स ने दिया था। ये कहता है कि राज्य बनने से पहले हर कोई फ्री था, हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से काम करता था, हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से काम करता था। जिसके पास ताकत थी वो ज्यादा संपत्ति का मालिक होता था, उसको पसंद होता था दूसरी की संपत्ति ले लेता था। इससे समाज में कांस्टेंट अराजकता, एक लगातार अराजकता वाला माहौल रहता था, जिसके नतीजे में समाज ग्रो नहीं कर पाता। देखो, मैं एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हूं। मैं अगर कॉन्स्टेंटली, मैं हमेशा इसी डर में बैठा रहूंगा कोई मेरी संपत्ति छीन के ले जाएगा, तो मैं विकास कार्यों में या अपनी पर्सनैलिटी के ओवरऑल ग्रोथ में कब फोकस कर पाऊंगा? एक चीज और भी है, समाज बनने से पहले, राज्य बनने से पहले आपसी सामंजस्य की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट था, हर व्यक्ति हर चीज खुद करना चाहता था। अगेन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आप हर चीज करने की कोशिश करते हैं, पर मास्टर किसी चीज के बनते नहीं, उससे समाज का ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुकता है। इसलिए एक ढांचे की जरूरत थी। इंडिविजुअल से परिवार बना, परिवार से समाज बना, और समाज को सुरक्षा देने के लिए एक ढांचे की जरूरत थी, एक व्यवस्था की जरूरत थी। समाज के पास ताकत नहीं है काबू करने की। क्या फर्क है समाज में दूसरे तमाम ऑर्गेनाइजेशन जैसे जातीय पंचायत या लायंस क्लब जैसे समूहों में और राज्य में, वो हमें समझना होगा। जहां लायंस क्लब हो गया, जातीय पंचायत हो गई, खाप पंचायत हो गई, यहाँ पे एक विशेष तबके के लोग जिनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, वो कुछ कॉमन मुद्दों पे इकट्ठे होकर आके काम करते हैं। लेकिन अगेन, ये राज्य नहीं है। क्यों नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन, राज्य क्यों ताकतवर है दूसरे संगठनों से, उस पर भी बात करना जरूरी है। तो पहले व्यक्ति विशेष आजाद था, जब उसे लगा कि अपने ओवरऑल और ग्रोथ के लिए हमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तो वहां से पहले परिवार बना, परिवार से समाज बना, और उस समाज को मजबूत करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए ढांचे का निर्माण किया गया, जिसको हम राज्य के तौर पर लेते हैं। अगेन, क्या फर्क है स्टेट और नेशन की कॉन्सेप्ट में? नेशन जरूरी नहीं, कुछ नेशन स्टेट हो सकते हैं, बट हर नेशन स्टेट हो ये जरूरी नहीं है। नेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एक निश्चित भूभाग में, जब एक निश्चित भूभाग के अंदर एक खास प्रजाति के लोग रहें, खास विशेष समुदाय के लोग रहें, जो भाषाई आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, वैचारिक आधार पर एक कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, तो एक नेशन बनाते हैं। कुछ नेशन राज्य बन जाते हैं, पर जरूरी नहीं हर नेशन राज्य बने। इसका एग्जाम्पल ऐसा है, पंजाब हमारा जो है, पंजाब में रहने वाले लोग चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, पंजाबी भाषा बोलते हैं।
पंजाबियत को फॉलो करते हैं, खान पान लगभग सेम है। वो एक नेशन है पर वो एक स्टेट नहीं है। मालवा में रहने वाले लोग चाहे किसी भी समुदाय के हों, जैसे नायता पटेल मुसलमान है लेकिन बोलते मालवी हैं, हिंदू ऑब्वियसली यहाँ की मेजॉरिटी मालवी बोल रहे हैं, तो ये नेशन है। दाल बाफले हर कोई खा रहा है, ये एक नेशन है। एक कॉमन विचारधारा, इतिहास, धर्म जरूरी नहीं है, धर्म अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अगेन यूरोप के सेंस में धर्म भी सेम हो जाता है। जैसे ऑस्ट्रिया फॉर ऑस्ट्रियंस, फ्रांस फॉर फ्रेंच, जहाँ एक खास भाषा के लोग, एक खास ऐतिहासिक परिदृश्य के लोग साथ में रहकर जब एक आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं, वो नेशन कहलाता है। लेकिन हर नेशन क्या राज्य होता है? जरूरी नहीं है। पंजाब एक नेशन है पर वो राज्य नहीं है। फ्रांस एक नेशन है पर राज्य है, देश भी है, एक पहचान भी है। पंजाबी एक पहचान है पर एक राष्ट्र नहीं, राष्ट्र भारत है। अब यहां से दो चीजें निकलती हैं, ये कैसे? तो अगेन कुछ नेशन स्टेट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे बेस होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि बेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जहां पर कुछ लोगों ने कुछ ताकतें सरकार को दी और उसके एवज में सरकार ने उनको प्रोटेक्शन की बात की, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट की बात की। तो भारत उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। एज अ देश भारत की एक सांस्कृतिक पहचान नहीं है सिंगल संस्कृति के तौर पर। हमारी पहचान विविध संस्कृतियों वाली है, जिसमें विविध संस्कृतियां साथ में रह रही हैं, और हमारे संविधान ने गारंटी दे रखी है कि तमाम संस्कृतियों को बराबर का अधिकार या बराबर का सम्मान या बराबर का संरक्षण मिलेगा। तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेट है जहां तमाम संस्कृतियां, तमाम नेशन इकट्ठे हुए। जब संविधान बन रहा था, उनने भारत के संविधान सभा में भारत की विचार में जो भारत का आइडिया है, द आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें अपना ट्रस्ट दिखाया, और वहां से वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अब सवाल उठता है, आखिरकार स्टेट है क्या? तो हमें समझना होगा, स्टेट वो ज्योग्राफिकल भूमि, वो ज्योग्राफिकल लैंडमार्क जो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, शायद वो हो सकता है। बट अगेन एक सवाल उठता है, फिर तो मध्य प्रदेश भी भूभाग, इसके पास भी सरकार, इसके पास भी जनता है, तो ऐसा कैसे? नहीं, हमें समझना पड़ेगा राज्य के पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे होता है ना, मैं अगर प्रोफेसर हूं तो मेरी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उसी तरह से, या मैं रिसर्च स्कॉलर हूं तो मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, उसी तरह से राज्य की भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। वो क्वालिफिकेशंस क्या है? सबसे पहले उसके पास एक भूभाग होना चाहिए। अल्टिल एंड अनलेस यू डोंट हैव अ प्रॉपर बाउंड्रीज, क्लियर कट बाउंड्रीज, आप स्टेट नहीं हो सकते। जस्ट 10 लोगों ने इकट्ठे होकर उन्होंने बोला कि आज से हम देश हैं, क्या आप देश हो जाएंगे? नहीं, आपके पास एक भूभाग होना चाहिए। पर इससे एक सवाल उठता है, वो भूभाग मध्य प्रदेश के पास भी है, मैं बड़ा जमींदार हूं, मेरे पास 10,000 एकड़ जमीन है, तो वो भी मेरे पास है। यूरोप के कई सारे किसान, अमेरिका के कई सारे किसान, उनके पास कई सारे देशों से ज़्यादा ज़मीन है। एग्जाम्पल ये है कि कई छोटे देश जो हैं जिनका कुल रकबा 5,000 6,000 एकड़ होता है, अमेरिका में कई किसान हैं जिनके पास 20-20 30-30 हज़ार एकड़ ज़मीन है। क्या वो देश है? नहीं, ये छोटे देश हैं स्टिल। सेकंड, उनके पास एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए जो वहाँ पे स्थिरता के साथ रहे। जस्ट घूमने जाने वाली संख्या नहीं। देखो, यहीं सिटीजन और टूरिस्ट या एलियन का फर्क दिखता है। जो परमानेंट वहाँ रहे, जो उस आइडिया में बिलीव करे, जो उस आइडेंटिटी, उस ज़मीन के साथ खुद को आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये ज़मीन मेरी है, तो वो जनता होनी चाहिए। पहला क्या हुआ? आपके पास होनी चाहिए ज़मीन, दूसरी होनी चाहिए आपके पास जनता, तीसरी आपके पास होनी चाहिए एक सरकार ढांचा। अब अगेन, मेरे पास ज़मीन है, मैं मालिक हूँ ज़मीन का, क्या मैं देश बन सकता हूँ? नहीं। मेरे पास जनसंख्या है, मध्य प्रदेश के पास जनसंख्या है, क्या मध्य प्रदेश एक नेशन स्टेट है? नहीं। एक सरकार, एक ढांचा जो उसको चलाए, वो तो मध्य प्रदेश के पास भी, उज्जैन नगर निगम के पास भी है, तो क्या मध्य प्रदेश या उज्जैन नगर निगम एक देश है? नहीं। क्या है ये एक कॉन्स्टेंट यूनिट है, एक देश का सब ग्रुप है, सब पार्ट है। क्यों? लेकिन अगेन फिर मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। मध्य प्रदेश की जीडीपी अफ्रीका के कई देशों से ज्यादा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव अफ्रीकन देशों की कई सारी आबादियों से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली विधायकों के थ्रू मुख्यमंत्री का। पर क्या हमारे मुख्यमंत्री किसी अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री के समकक्ष हो सकते हैं राजनीतिक स्तर पे? शायद नहीं। क्यों ऐसा? यूपी की आबादी यूरोप के ज्यादातर देशों से ज्यादा है, पर वो देश नहीं है, उसके पास जमीन है, उसके पास नागरिक है। ऐसा क्यों? उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो है सोवरेनिटी, यानी संप्रभुता। अब इस बात को आप समझें। राज्य के कॉन्सेप्ट की जब बात लॉक ने करी, हॉब्स ने करी, उसने एक चीज साफ बोली, राज्य तभी बन सकता है जब एक निश्चित भूभाग हो, एक निश्चित जनसंख्या हो, सरकार चलाने का ढांचा हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सोवरेनिटी हो। सोवरेनिटी यानी संप्रभुता का मतलब ये होता है, मेरी निश्चित सीमा में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, मैं अपने तमाम फैसले लेने के लिए आजाद हूं, मेरे ऊपर कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं है, और मेरा डोमिनेंस या मेरा फुल कंट्रोल है अपनी गिवन टेरिटरी के ऊपर। ऐसा क्यों? अगर किसी स्टेट के पास सोवरेनिटी नहीं है और वो स्टेट किसी दूसरे स्टेट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या मिलिट्री हायरार्की या हेजेमनी में काम कर रहा है,
वो नेशन स्टेट के तौर पे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज फैसले स्वतंत्र नहीं है। राज्य का बेसिक फीचर यही है कि राज्य अपने इलाके में बॉस है, उससे ऊपर कोई नहीं है, वो तमाम फैसले अपने सिटीजन्स के बेनिफिट में लेने के लिए आज़ाद है। बिकॉज सोशल कॉन्ट्रैक्ट वही है ना, एज अ सिटीजन मैंने मेरी आज़ादी राज्य को दी, एज अ सिटीजन, एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन राज्य और सरकार, मैंने मेरी ताकतें राज्य को दी, और राज्य के अंदर वो ताकत एक्सरसाइज कौन करता है? सरकार। एक चीज समझो, गवर्नमेंट इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य जो है वो दिखता नहीं है, उसका दिखने वाला पहलू सरकार है। सरकार बदल सकती है, राज्य कांस्टेंट रहेगा लार्जली। कुछ देश टूटे भी हैं, बट लार्जली ये माना जाता है राज्य कांस्टेंट है, सरकारें बदल सकती हैं। क्यों? बिकॉज राज्य के अंदर जनता के प्रति जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जनता और राज्य के बीच में, उसे लागू करवाने के लिए भी एक बॉडी चाहिए, बिकॉज तमाम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी नीड अ गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट का सोवरेन होना जरूरी है। जब मैं कहता हूँ सोवरेन होने से मेरा मतलब है कि उस राज्य के ऊपर या उस गवर्नमेंट के ऊपर कोई दूसरी ताकत ना हो, वो ताकत अपने आप में खुद मुख्तार हो, अपने फैसले लेने के लिए आजाद हो। सोवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सोवरेनिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल सोवरेनिटी, दूसरी एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब यह कि मेरी गिवन टेरिटरी में, मेरी दी हुई सीमा में मुझसे ऊपर कोई नहीं है। मेरा कहने का क्या मतलब है? अगर मैं देश हूं और मेरे देश के अंदर कोई ऐसे समूह हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो मानते ही नहीं है कि मेरी सरकार, मतलब मैं उसकी सरकार हूं, या वो मेरी सरकार की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं और राज्य के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उन चैलेंजेस को सप्रेस कर पाए, मेरी सोवरेनिटी खतरे में है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे मैं बड़ा देश हूं चाहे छोटा देश हूं, पर जब मैं किसी दूसरे देश के साथ बात करूंगा, हो सकता है अमेरिका से जब बात करेगा कोई अफ्रीकन कंट्री का प्रेसिडेंट, इकोनॉमिकली दोनों में कोई बराबरी नहीं है, मिलिट्रीली कोई बराबरी नहीं है, बट दोनों देशों के प्रेसिडेंट हैं। यहां कॉन्सेप्ट आता है सोवरेन इक्वालिटी का। दो देश, दो संप्रभु देश पॉलिटिकल साइंस के टर्म में हमेशा इक्वल होंगे, चाहे वो मिलिटरली इकोनॉमिकली कैसे भी हो, बट सोवरेन इक्वालिटी यानी संप्रभु समानता का जो सिद्धांत है कि दो राज्य जो संप्रभु हैं वो हमेशा बराबर होंगे, यहां पे निकल कर आता है। इन चार चीजों के सिवाय दो चीजें और हैं जो किसी भी देश को आज की तारीख में बदलते हुए परिदृश्य में राज्य बनाती है। वो है मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ वायलेंस इन गिवन टेरिटरी। अपनी इस निश्चित सीमा में हिंसा पर एकाधिकार। मैंने कहा था राज्य का मुख्य काम कौटिल्य ने क्या कहा था पिछली वीडियो में? दंड देना, कानून व्यवस्था। यानी कि मेरी सीमा क्षेत्र में ऐसा कोई समूह ना हो जो मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हो। उसका एग्जाम्पल सोमालिया है। सोमालिया में बाकायदा एक देश है, टुकड़ा, जो अलग क्लेम करता है तो सोमालीलैंड। उसकी आज की आर्मी सोमालिया की आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है। वहाँ पे इकोनॉमिकल पैरामीटर्स ज़्यादा अच्छे हैं, उनका देश ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, और जो राजधानी बैठी सरकार है ना उसका प्रॉपर मिलिट्री है, ना फाइनेंसेस है, ना बजट है। इसलिए सोमालिया को फेल्ड स्टेट कहते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य की संप्रभुता को इंटरनली मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है हम अलग है। तो इस तरह के अगर एलिमेंट्स किसी भी देश में एक लिमिट से ज़्यादा ताकतवर है। भारत में कुछ समूह हैं जो भारत की संप्रभुता को नहीं मानते, पर अगेन उनकी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो रियासत यानी वो राज्य की ताकत को डायरेक्टली चैलेंज कर सकें। बट कई देशों में ऐसा होता है, ऐसे समुदाय होते हैं, ऐसे समूह होते हैं। जैसे बर्मा में अराकान स्टेट है, रखाइन स्टेट है, वहाँ पर रियासत की नहीं चलती, मतलब जो राजधानी है उसकी फौजें वहाँ नहीं है, अलग अलग स्वच्छंद समूह आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे स्टेट फेल्ड स्टेट कहलाते हैं। और छठा वो है रिकॉग्निशन। आज के ज़माने में स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सिविलाइज कम्युनिटी ऑफ वर्ल्ड, देखो जब राज्य का सिद्धांत आ रहा था तब आपस में राज्य बिहेव नहीं करते थे। उस जमाने में कोई भी राज्य स्थापित हो सकता था, राज्य टूट सकता था, बिकॉज राज्य बनते और बिखरते थे। वो दौर था 17वीं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में राज्य बन रहे थे और बिखर रहे थे, टूट रहे थे। 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, भारत की आज़ादी के बाद हम देखेंगे राज्य कांस्टेंट है, संख्या बढ़ी है, देश आज़ाद हुए हैं पर टूटे बहुत कम है। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, सूडान, ये कुछ अपवाद हैं जहां देश टूटे, अदरवाइज लार्जली सेम नंबर ऑफ कंट्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसने कहा कि जितने भी समूह हैं, जितने भी देश हैं जो आपस में सोवरेन इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, ये देश जो हैं ये बने हैं बराबरी के आधार पे, और हर देश को दूसरे देश की सोवरेनिटी को सपोर्ट करना है या रिस्पेक्ट करना है एटलीस्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आज की तारीख में किसी भी देश को देश बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मान्यता। एग्जाम्पल अगेन सोमालीलैंड का है। सोमालिया की सरकार फेल सरकार हो चुका है, सोमालीलैंड की सरकार ज़्यादा इफेक्टिव है, बट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भी सोमालिया को मान्यता देता है, वो सोमालीलैंड को नहीं देता। ऐसी एक देश है मोल्डोवा, उसके अंदर ट्रांसटीनिया करके एक इलाका है जो अलग हो चुका, केवल रशिया उसको मान्यता देता है, दुनिया कोई दूसरा देश मान्यता नहीं देता। उसके पास सरकार है, मिलिट्री है, सब कुछ है। मोल्डोवा की फौज घुस नहीं सकती, लेकिन अगेन उन लोगों को ट्रैवल करना है तो मोल्डोवा के ही पासपोर्ट पर करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मान्यता नहीं है। तो किसी भी राज्य के प्रमुख घटक हैं जिसके बिना कोई राज्य नहीं बन सकता,
निश्चित भूभाग, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए जिस पे तुम्हारा एक अधिकार हो। पॉपुलेशन जो स्थायी तौर पे हो, जो सरकार की अथॉरिटी को माने, जो उस देश के विचार को माने, जो उस देश की सरकार की अथॉरिटी को माने। तीसरा सरकार, बिना सरकार के कुछ नहीं हो सकता। अगर सरकार नहीं है तो सरकार लेकिन डिफाइंड होनी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानने वाली होनी चाहिए। सरकार अगेन लेजिटिमेसी लेके आने वाली होनी चाहिए। एक यहाँ जरूरी है, जस्ट कुछ गुंडे आके, जैसे तालिबान क्लासिकल एग्जाम्पल, उनने कब्जा कर लिया, वो सरकार नहीं मानी जाएगी। लेजिटिमेट सरकार जो कानूनी तरीके से आई हो, जो जनता की विल को रिप्रेजेंट करती हो। हालांकि यहाँ कंट्रोवर्सी है, क्या विल होती है क्या विल नहीं होती, वो एक सवाल है। चौथा, आपके पास क्या होना चाहिए? सोवरेनिटी, संप्रभुता, आपके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। फिर आती है मान्यता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपको एक देश के तौर पे मान्यता दे। और सबसे आखिर में आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे बड़ा गुंडा आपकी टेरिटरी में कोई नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र का एक ही बॉस है, वो है स्टेट, माई बाप सरकार। हमारे कहते हैं ना, राज्य माई बाप है, माँ भी है बाप भी है। माँ प्रोवाइड करेगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, बाप डिसिप्लिन में लगा के रखेगा। अगर बॉर्डर्स में गिवन टेरिटरी में डिसिप्लिन नहीं है तो स्टेट जो है कोलैप्स कर जाते हैं। अब राज्य की जनता के प्रति जिम्मेवारियां क्या है, एक छोटे से सेंस में समझाता हूं। ये कोई भी लिख सकता है लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूं। सरकार की जिम्मेवारी सड़क बिजली पानी बनाना शायद है, बट उससे इंपॉर्टेंट है आपके जान माल की सुरक्षा करना, आपकी फ्रीडम की सुरक्षा करना। क्योंकि जब राज्य बना था आपने अपनी आज़ादी, राज्य बनने से पहले व्यक्ति आज़ाद था, व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं था, व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। लेकिन समाज में स्थिरता बरकरार रखने के लिए, समाज में सुरक्षा बरकरार रखने के लिए, समाज के अंदर व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए आपने अपनी आज़ादी राज्य को दी। जब आपने अपनी आज़ादी राज्य को दी तो उसके बदले राज्य ने आपसे कुछ वादे किए। जो वादे थे आपकी आज़ादी को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के। जो वादा था एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम देने का, और जो वादा था ये इंश्योर करने का कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, नागरिक और राज्यों के बीच में, वो फुलफिल हो। इसके बाद सेकेंडरी ड्यूटीज इनको होता है सोशल वेलफेयर स्टेट। लिबर्टेरियन व्यूज है। लिबरल व्यूज ऑफ स्टेट ये मानता है कि स्टेट आया ही ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए है, और जिसका मेन मकसद जो है वो सिटीजन्स का, मास का वेलफेयर करना है, या उनको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है जहां वो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सके। उनने खुद को प्रोटेक्ट करने की आज़ादी आपको इस एवज में दी कि आप उनको उनकी ग्रोथ के आज़ादी प्रोवाइड करेंगे। तो लिबरल स्टेट में ये माना जाता है कि राज्य का काम केवल एक चौकीदार का है, जो कानून व्यवस्था पे ध्यान देगा और उन मौकों पे ध्यान देगा कि लोगों की आज़ादियों को सेफगार्ड किया जा सके, ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी, अपनी आर्थिक ग्रोथ पे ध्यान दे सके। मार्क्सिस्ट व्यू कहता है, जो वामपंथी विचारधारा है, कि राज्य बेसिकली जनता के हित के लिए नहीं आया, राज्य आया ताकतवर के हित के लिए। ताकतवर ने राज्य को अपने हाथों में कंट्रोल किया और जनता के अधिकारों को उल्टा दबाया। ताकत कुछ खास समूह के हाथ में, जिनका अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल है, उनकी हाथों में आ गई, और जो जनता है या स्टेट का जो मशीन है उसका फोकस मासेस को, ज्यादातर जनता को, मेजॉरिटी जनता को दबाने में रह गया, ताकि कुछ खास तबकों के हितों की संरक्षण की जा सके। ये मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, आप नेट्स पे दूसरे नोट्स पढ़ सकते हैं, जनरल आइडिया दे रहा हूं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में गांधीयन व्यू आता है। गांधीयन व्यू निकला है ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गांधी राज्य को एक उस हथियार के तौर पे देखते रहे हैं जिसने इंडिविजुअल आज़ादी को दबाया है, जहां राज्य ने अपने हिंसा के साधनों के थ्रू, हिंसा के टूल्स के थ्रू कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल इक्वालिटी और लिबर्टी को दबाया है, आज़ादी को दबाया। लिबर्टी मतलब आज़ादी। गांधी कहते हैं कि आदर्श राज्य वो राज्य होता है जहां हिंसा का इस्तेमाल जनता के अगेंस्ट ना किया जाए, और जहां राज्य अपने तमाम नागरिकों को बराबरी से देखे, जहां राज्य तमाम नागरिकों के बेहतरी के मौके के लिए काम करे, जहां राज्य ताकत को अपने इस्तेमाल के लिए, राज्य का जो अभिजात्य वर्ग है, जो रूलिंग क्लास है, वो अपने बेनिफिट के लिए यूज ना करते, मासेस के बेनिफिट के लिए यूज करे, और सिटीजन्स को वो मौके दे जहां वो एक ऑटोनोमस माहौल क्रिएट करे। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है ग्रामीण स्वराज, जो ग्राम स्वराज की बात की गई है, ये जो राम राज्य की बात गांधी जी की की गई है, उसकी बात। गांधी जी का राम राज्य क्या है? गांधी जी का राम राज्य बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जहां जनता के हाथों में ताकत होगी, और जिनके हाथों में ताकत है यानी सरकार, वो जनता के हित में काम करेगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएगी, वो एक अकाउंटेबल का मतलब है जहां पे सरकार जवाबदेह हो जनता के प्रति, वो बनाएगी। तो ये राज्य का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।